extracting something from him is going to be a challenge. त्यांचं महाराष्ट्र जी एक जोडणी आहे ती अनेकांना कदाचित माहिती नसेल. आता त्यांच्या उत्तर प्रदेशच्या यशाचा उल्लेख झाला. त्याच्या आधी बिहारच्या निवडणुकांचं यश पण या माणसाच्याच नावावरती आहे. बिहारमध्ये जे घडलं ते त्याच्याही आधी म्हणजे अनेक मराठी जनांना माहिती नसेल, 2014च्या निवडणुकांच्या वेळेला पुणे जिल्ह्याच्या निवडणुकीची जबाबदारी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर होती आणि त्या निवडणुकीत भाजपच्या वतीनं एक वेगळाच इतिहास घडला. 11 जागा भाजपला त्या निवडणुकीत मिळाल्या. ग्रामीण भागातल्या 3 आणि पुणे शहरातल्या 8च्या 8 जागा धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजकीय करामतीमुळे भाजपला मिळाल्या. महाराष्ट्राचे त्यांचे संबंध खूप सौहार्दाचे आहेत. भाजयुमोच्या काळात त्यांचं बरंच महाराष्ट्रामध्ये येणं जाणं होतं. महाराष्ट्रीयन मराठी नेते, मराठी वातावरण यांचा चांगला त्यांना परिचय आहे. पुण्याशी पण संबंध आहे आणि पुण्याशी संबंध असूनही ते पुणेरी वागत नाहीत. हे एक त्यांचं वैशिष्ट्य असायला हवं. आणखी एक मुद्दा सांगायला हवा. एनर्जी इज समथिंग लाईक विच इज डिअर टू माय हार्ट. आय हॅव बीन फॉलोइंग energy sector for 30-40 years. He is the only minister, 5 years he was energy minister, rather only minister who survived energy ministry for 5 years. This is absolutely commendable. आणि त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा असा की 5 वर्ष असून सुद्धा how do you manage actually? That could be my first question. It should have been off record actually, but since now we are here, I should be putting it in front of you. There is not a single controversy about you. How did it happen? ऐसे गिरी जी ने मेरे परिचय करते हुए उन्होंने कहा कि कम बोलता है, तो ये प्रश्न का कंट्रोवर्सी से बचे कैसे, तो कम बोलने से कंट्रोवर्सी से कम बचा जाता है. डेमोक्रेसी में एक सरकार में काम करना एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक सौभाग्य होती है. देखो भारत कितने बड़े प्रजातंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, 130 करोड़ लोगों की आबादी. और डेमोक्रेसी भी पिछले 20th सेंचुरी में उसकी कई एग्जामिनेशन, कई स्क्रूटिनी, कई टेस्ट भी हो चुका है. कई बार हमारी भारत की डेमोक्रेसी उसकी परीक्षा से उत्तीर्ण हुआ है और सक्सेसफुली उत्तीर्ण हुआ है. आज़ादी आई, हमने डेमोक्रेसी, बाबा साहेब की विजन पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया, डेमोक्रेसी को लाया. इमरजेंसी आया, उसको भी झेला. हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया सेटल हो रहा है, सेटल हो गया है. कभी ये सारे को दिखते हुए इतने बड़े डेमोक्रेसी में सरकार में काम करना एक, मैं मानता हूँ, सौभाग्य जिसकी होती है उसी को मिलता है मौका. और प्रधानमंत्री जी की विश्वास जिस पे होती है, जो भी प्रधानमंत्री रहते हैं उनकी जिस पे विश्वास होती है वो सरकार में रहती है, मंत्रिपरिषद में रहता है. मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं इतने बड़े देश की प्रजातंत्र में नरेंद्र मोदी जी जैसे एक निर्णायक नेतृत्व की आस्था में पिछले 8 साल में हूँ. और उसमें से एनर्जी सेक्टर की काम, जब दुनिया में एनर्जी सेक्टर की रूप बदल रहा था, एनर्जी ट्रांजिशन इज ए मच debated topic in the global arena today, and the sustainability and the economics, in the geopolitics. अभी मेरे को अनंत जी पूछ रहे थे कि भारत क्या कर रहा है. मैंने पूछा कि खबरें क्या है, आज इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छपा है, नाटो क्या कर रहा है. इसलिए एनर्जी इज सच ए फैसिनेटिंग टॉपिक. और उसमें आप जैसे मित्र मेरे को डे 1 से, मैं मित्र आज एक डिस्क्लोजर करता हूँ, मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूँ. एबीवीपी में इस प्रदेश से एक हमारे प्रमुख हमारे संगठक रहे सदाशिव देवधर जी. मैं मंत्री बनने के 3-4 दिन हुआ था, मेरे को शुभेच्छा देने के लिए फ़ोन किए. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोक सत्ता में एक स्तंभकार है, गिरीश कुबेर, कभी मौका मिले तो मैं तुमको उनका 2-3 ट्रांसलेशन भेजता हूँ, उनको थोड़ा पढ़ लेना.
थोड़ा मेरे को जानते थे कि मेरा और एनर्जी का संपर्क कोई नहीं था, दूर दूर का नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने मेरे को मशक्कत करके आपकी 2-3 लेख उन्होंने मेरे को भेजा था। जब आपको याद होगा, जब आपको मैंने संपर्क किया और आपने मेरे को 2-3 विषय बताए, उस विषय को मैंने आपको याद दिलाया था। मैं इसीलिए सस्टेन किया, आप मेरे को मिले, यहाँ काकड़कर जी बैठे, उन्होंने मेरे प्राइमरी टीचर करके एनर्जी की कई सारे विषय मेरे को जानकारी दिए। बाद में दोनों प्रोफेसर यादव, प्रोफेसर पंडित, ऐसे सारे लोग मिले। ऐसे सारे महानुभवों की एक विजन को मैं एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता डेमोक्रेसी में जिसकी विश्वास है, उसको चलते चलते हमने प्रैक्टिस किया आपकी गाइडेंस को, आपकी एडवाइस को, इसीलिए हम यहाँ सस्टेन कर पाए। मैं उस जर्नी को बड़ा अच्छा मानता हूँ और मैं कोशिश किया कुछ अच्छा हो ना हो, कुछ गलती ना हो जाए। इसीलिए आपकी और गिरीश जी की पैरामीटर में खरे उतरना आप मराठी लोग ज़्यादा जानते हो। उन्होंने मेरे को थोड़ा अभी तक नंबर दिया है, आगे क्या होगा पता नहीं, अभी तक तो उन्होंने नंबर दिया है। धन्यवाद आपको। यांच्यावरती एक अग्रलेख लिहायला मिळाला होता त्यांच्या काही ऊर्जाविषयक धोरणांचा. त्याचा मथळा होता प्रधान सेवक. त्याच्यामुळे ऊर्जा क्षेत्र आहे यांच्यासाठी किती जवळ. यू आर इन अ व्हेरी युनिक पोझिशन अँड द क्वेश्चन इज, यू मे लाईक इट, यू हँडल एनर्जी अँड नाव यू आर हँडलिंग एज्युकेशन, HR. So as an energy minister, you were handling imports, huge imports, 82 to 85% of our energy requirement. Or as an education minister, you are witnessing export of talent, Indian talent. ये जो दो exactly contradictory चीज़ें आपको handle करने को मिली. So do you think when can we reach a situation where you will be exporting energy and importing talent? आपको लगता है we will reach this situation? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपने सही कहा कि एनर्जी हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं दुनिया की जैसे टेक्नोलॉजी की अनफोल्डमेंट होती है, इनोवेशन हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है। हम एनर्जी की पैटर्न चेंज हो रहा है, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, और मैं फिर आज इसको इस स्टेज का फायदा लूंगा। अभी हाइड्रोजन एनर्जी जो मच डिस्कस टॉपिक, मेरे चैम्बर में एक दिन काकोडकर जी आए थे, मेरे को पहली बार उन्होंने आई थिंक 2014 में उन्होंने हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बताया। ये आने का फ्यूचर एनर्जी है। ऐसे हाइड्रोजन एनर्जी 14 से तो डिबेट नहीं हुए। मेरे को किसी हमारा सेक्रेटरी ने कहा कि साहब, मैं जब स्टूडेंट में था थापर में, मैं कभी 70s में स्टूडेंट करके था, तब भी हम हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि हाइड्रोजन एनर्जी थोड़ा मेरे को फंडामेंटल समझाइए। मेरे को एक नोट में प्लेन पेपर में उन्होंने हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट को जैसे सिखाते हैं, मेरे को डॉक्टर काकड़कर ने हाइड्रोजन एनर्जी की प्राइमरी पढ़ाया था। इसलिए भारत वो दिन दूर नहीं है जब व्यक्ति या कोई सोसाइटी पुश टू द वॉल होता है, वो इनोवेटर बन जाता है। अभी जिस प्रकार की ग्लोबल सिनेरियो है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, क्लाइमेट की चैलेंज है, उसमें भारत आने वाले दिनों में एनर्जी की नया मॉडल लेके आएगा, उसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। पिछले 7-8 साल की काम करने के बाद मैं भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, भारत की वैज्ञानिकों की ताकत और उसके ऊपर एक इनोवेशन तब सक्सेस होती है जब उसको एक डोमेस्टिक मार्केट मिलता है। भारत एनर्जी कंजम्पशन की दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट है, इसलिए एनर्जी की इंपोर्टर हम नहीं रहेंगे। एनर्जी हम एक्सपोर्ट करेंगे, ये मैं अतिशयोक्ति हो जाएगा कहने में, लेकिन हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कुछ सालों के अंदर हो पाएंगे, ये मेरे को, और मैं सुबह आज IIT होके आ रहा हूं, इसलिए मेरे कॉन्फिडेंस और बढ़ा हुआ है। दूसरी, देखिए, ये नॉलेज इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वाइस वर्सा है। भारत दुनिया को सेंचुरी से, सदियों से नॉलेज एक्सपोर्ट करता है।
और नॉलेज लेता भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वन वे विषय है, दुनिया की कई सारे अच्छा चीजों को भी भारत ने अकोमोडेट किया है। इस मुंबई शहर ने अकोमोडेट किया है। अभी कभी सोचो, जब यहूदियों ने अपने जन्मस्थान से या पारसियों ने अपने जन्मस्थान से बाहर आना पड़ा उनको किसी एक विशेष परिस्थिति में, उनके देशों में, वो आए कहां? वो मुंबई आए। मुंबई ने उनको अकोमोडेट किया, मुंबई ने उनकी नॉलेज को भी अकोमोडेट किया। नॉलेज तो इंपोर्ट हुआ और हमने नॉलेज तो एक्सपोर्ट भी किया है, मैन पावर एक्सपोर्ट किया है। नॉलेज इस प्रकार की एक विषय है, एजुकेशन की थोड़ा सुपीरियर फॉर्म को मैं नॉलेज तक पहुंचता हूं। भारत की डीएनए में नॉलेज एक्सपोर्ट करना है। महात्मा गांधी जी इतने लोकप्रिय आज विश्व में क्यों है? आज विश्व में 30 से ज्यादा देशों में बुद्धिज्म क्यों ग्राह्यता बढ़ाई है? भारत की नॉलेज इकोसिस्टम आज विश्व की फाइनेंशियल मार्केट को डिक्टेट करते हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया में भारत की नॉलेज की अपने बोलबाला है। इसलिए भारत की स्वभाव में एक अकोमोडेटिव नेचर है, ईमानदारी है, मेहनत है। इसलिए हमारी ब्रांड ऑफ नॉलेज दुनिया में एक्सेप्टेबल है। But the biggest challenge that the education minister, I'm sure you must be facing, or rather India is also facing, is brain drain. वो इतना सारे युवा लोग भारत से बाहर जा रहे हैं। We are number one. We have replaced Mexico. We have replaced China. तो वो जा रहे हैं क्योंकि वो they want to learn, they want to educate themselves, they want to innovate. वो बाहर जाने वाले युवाओं को रोकना, don't you think it's a biggest challenge? And what are the... मैं सहमत हूँ। I think now we have to rephrase our this analogy. In place of brain drain, now we have to convert it to brain bank. Idea repository, knowledge repository. आज दुनिया की स्थिति में, कम्युनिकेशन की दुनिया में, आज हम आपकी श्लोकशता की इवेंट को शायद दुनिया की अनेक देशों के अंदर भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा होगा। ये स्थिति में हम ये नहीं सोचनी चाहिए कि हमारी जो डायस्पोरा जहां बैठा है वो सिर्फ फिजिकली यहां आने से वो हो पाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। दूसरी ओर, जैसे थोड़े उसके पहले मैंने मेरे एक आर्गुमेंट में रख रहा था कि देखिए, भारत की आज़ादी के बाद जिस प्रकार की हमारी जर्नी हुई, इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी यू आर इन सच ए पोजीशन, उसमें भारत की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी की नंबर बढ़ रहा है, भारत में नियो मिडिल क्लास की संख्या बढ़ रही है। उसकी डायरेक्ट इकोनॉमिक फॉलआउट क्या है? डायरेक्ट इकोनॉमिक फॉलआउट है कि लोग जब परचेज करना शुरू कर रहे हैं चीजों को, फिर लोग सस्ता ढूंढेंगे, अफोर्डेबिलिटी ध्यान में आएगा, एक्सेसिबिलिटी ध्यान में आएगा। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी की जब बात आएगा, जब मार्केट यही बन जाएगी, तब इनोवेटर हमारे बाहर नहीं जाएंगे, यही मार्केट में ढूंढेंगे। दुनिया के आज कोई भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारत में आके अपना अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढता है। उसमें जब भारत की लोकल यंग पॉपुलेशन में हम इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा जोड़ पाएंगे, ब्रिज बना पाएंगे, लोकल मार्केट, भारत की यंगस्टर्स की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, भारत की इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी, ये दो तीन चीजों को अगर हम एक, यही सरकार की भूमिका है, यही सोसाइटी की भूमिका है, यही फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की भूमिका है। हमें एक मोमेंटम बनानी पड़ेगी। इसके कारण हमारी लोग, पिछले दिनों में हमारी एग्रीकल्चर जितना मैकेनाइज होता था, ऐसे धारणा था मैकेनाइज एग्रीकल्चर यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है। अभी देखो, एक ही उदाहरण मैं दूंगा। अभी यूक्रेन और रशिया की झगड़ा हो गया, फायदा किसकी हुआ? मंदसौर की गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों की हुई। अभी इंटरनेशनल मार्केट में, सबकी यूरोप भर में एक तलाश हो रही है कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ गेहूं हमको भेजिए कि वो सारे अच्छे क्वालिटी है। अगर हम मैकेनाइज खेती करेंगे तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो खेती हमारी एक डीम सेक्टर है, अभी उसको हम प्रोस्पर करवा पाएंगे।
अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, टाइमिंग आती है। मेरे को लगता है कि 21वीं सदी की प्रारंभ में भारत की अपॉर्चुनिटी आई है, भारत की एक लेवल बढ़ी है, भारत में एक राजनीतिक स्थिरता आई है, भारत की सोसाइटी की एक बोलबाला दुनिया के अंदर बनी है। ये कोई कम आसान नहीं था। एक वॉर लाइक सिचुएशन में भारतीय स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज देने के लिए यूक्रेन और रशिया दोनों सहमत हो जाए, ये कोई ऐसे तो नहीं हुआ है। ये भारत की रिकॉग्निशन बढ़ रही है। But don't you think it's kind of a not exactly failure, but थोड़ा सा अपना एक कमी महसूस हो रही है, क्योंकि इतने सारे बच्चे सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू ऑफर देम अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन में नहीं है, जॉब में नहीं है। तो एज एन एजुकेशन मिनिस्टर व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू टेल अस कि नहीं अगले 5 साल में जाने वालों की संख्या कम होगी, यूक्रेन जैसे देश में जाते हैं, मलेशिया में अपने लड़के जा रहे हैं, वियतनाम में सीखने के लिए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको लगता है? देखिए गिरीश जी, मैं और हमारे दो तो एक परमानेंट असहमति रहनी चाहिए और आप हम दोनों एक नहीं होनी चाहिए। आप पत्रकार हो, मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, दोनों की दिखने का दृष्टि अलग अलग है। एक तो मैं फैक्ट आपके सामने ठीक से रखूं, भारत में कुल मिला के 1 मिलियन विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। 1 मिलियन विद्यार्थी, 10 लाख। भारत की हायर एजुकेशन की स्टूडेंट की संख्या है 4 करोड़। 4 करोड़ में 10 लाख जाते हैं मैक्सिमम। मैं थोड़ा रफ नंबर कह रहा हूं। और अभी GR हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है। हमें उसको आने वाले 10 साल के अंदर 50% तक करना है। मैंने हायर एजुकेशन में स्टूडेंट की संख्या बढ़ के 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये एक रियलिटी है। ये बात सही है कि बाहर क्यों गए। एक विषय को मानना, ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको व्यवस्था करना पड़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए शायद मैं मेरे सरकार के 7 साल के कार्यकाल को ही आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। पिछले 75 साल में हमारी जो जर्नी रही, हम अपने शिक्षा को डिग्री ओरिएंटेड किए। मैं आपको यही मुंबई की 2 उदाहरण देता हूं जिसको मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुभव मैंने किया। मैंने IIT में था। IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में जाने में एक बहुत मच यूज टर्मिनोलॉजी है, प्लेसमेंट। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एक सफलता की मापदंड आज बना है प्लेसमेंट। मैंने कहा कि IIT मुंबई कब तक प्लेसमेंट यानी एम्प्लॉय की एक पैरामीटर में चलेगा, कब मुंबई IIT एम्प्लॉयर बनाने की पैरामीटर में खुद को कैलकुलेशन करेगा, कितने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए। इसी मुंबई शहर में मैं और एक इंस्टीट्यूट देखा हूं, ICT को। ICT कभी अपने सफलता को कितने प्लेसमेंट कहां किए हिसाब नहीं किया। वहां कल्चर उन्होंने बनाई। मुंबई IIT और ICT की दोनों की एक मूलभूत अंतर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मित्रों ने वहां कल्चर बनाया। हमें उसको एक एंटरप्रेन्योर सेंट्रिक इंस्टीट्यूट बनानी है। सोसाइटी में हमें अभी तक शिक्षा को, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने बहुत महत्व दिया है कि हमें अपने शिक्षा को जब तक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ एक सोशियो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम अपने घरों में एक ग्रेजुएट की हुई बच्ची का शादी, एक मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ एक अच्छा कमाने वाला एंटरप्रेन्योर को नहीं देते हैं। एक बार 4 बार सोचते हैं कि ये लड़का तो मैट्रिकुलेशन है, मेरी लड़की तो ग्रेजुएट है। हम नहीं कैलकुलेशन करते कि इसकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा है, हमारी बेटी उस घर में जाएगी तो अच्छी रहेगी। भारत की अमूमन ये एक साइकोलॉजी है। पढ़ाई सामाजिक मर्यादा के साथ जुड़नी चाहिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी और सामाजिक मर्यादा ये दोनों
डिग्री की जाल में नहीं फंसनी चाहिए। इसके कारण भारत में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने वाले शिक्षा और उसको जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, एस्पिरेशनल सोसाइटी में एक तबका सामाजिक स्वीकृति के लिए, घर में फीलिंग देने के लिए, बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है? विदेश में पढ़ रहा है। आज हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, मैं इतना तक बोलता हूं और आप भी समझते हैं। एक एनोमली दिखती है अपने एजुकेशन सिस्टम में, लाइक फॉर एग्जांपल केजी का एडमिशन होगा, उस बच्चे की फी 1 लाख होगी और एमबीए वाले को 50,000। डोंट यू थिंक दिस कैपिंग ऑफ फी स्ट्रक्चर, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, सिस्टम को इतना नियमों ने अपने जकड़ा दिया है कि इट्स कंप्लीटली लॉस्ट इन द प्रोसेस, उसको थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखो हम चाहे ना चाहे, दो प्रकार की एक मॉडल हमारे सामने आ चुका है। एजुकेशन ये स्टेट की रोल है। मैं जब स्टेट कहता हूं, सरकारों को कहता हूं, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। एजुकेशन किसकी जिम्मेवारी है और कहां तक किसकी जिम्मेवारी है? आज मैंने कहा आईआईटीज वगैरह में तो थोड़ा अच्छा व्यवस्था है। आईआईटी में एक थोड़ा हाई फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन जिसमें थोड़ा इकोनॉमिक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी की, सोसाइटी की बच्चे जाते हैं, उनको क्रॉस सब्सिडी करके आईआईटी उनको पढ़ा भी देता है, छोड़ता नहीं है। इस पैंडेमिक में भी सारे आईआईटीज ने इसे किया है। लेकिन आपको बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप ही हमको छोड़ेंगे नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में अनंत जी मेरे नाम पे एक बड़ा कलम उनका हमारे लिख सकते हैं, एडिटोरियल भी लिख सकते हैं। वो क्या है आप जानते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्टेट ओन यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत के राष्ट्रपति जी की पोता पोती भी पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की परिवार के लोग भी पढ़ सकते हैं, पोता पोती भी पढ़े हुए हैं पहले पिछले दिनों में। अभी के हमारे प्रधानमंत्री तो ऋषि है। अभी मेरे बच्चे भी शिक्षा मंत्री करके बच्चा भी पढ़ सकते हैं। उनकी जो फी है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बच्चों की जो फी है, अनंत गोयनका साहब की बेटा या बेटी आगे जो पढ़ेगा उनकी जो फी है, अगर डीयू में पढ़ेगा, उनकी वहां जो ड्राइवर है उनकी बच्चे का भी फीस भी हुई है। ये होना चाहिए क्या? या सुदूर मुंगेर से आया हुआ बिहार के कोई विद्यार्थी की बच्चे की फीस, पिता की जो बच्चा आएगा उसका भी फी होनी चाहिए क्या? अभी उसको फी बढ़ाएंगे तो विवाद होगा। उच्च शिक्षा संस्थान में हम किन बच्चों को हम फी लें, किन बच्चों को स्टेट पढ़ाए? मैं निसंदेह कहूं कि प्राइमरी एजुकेशन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना के, इसीलिए राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने नीति बनाई कि क्लास 8 तक हम ईडब्ल्यूएस बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था करें। सरकार उसकी रिम्बर्समेंट करेगी। सरकारी स्कूल समाज की मेधावी, गरीब, साधारण परिवार बच्चों के लिए होनी चाहिए। जो तबका अफोर्ड कर सकता है वो फी बेस्ड स्कूल में पढ़ानी चाहिए। हायर एजुकेशन में भी सारे लोग सिर्फ डिग्री के लिए हायर एजुकेशन में नहीं आनी चाहिए। जो लोग अपने से अफोर्ड कर सकते हैं वो फी बेस्ड कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाएं, भले ही सरकारी संचालित हो या प्राइवेट में एंडोमेंट द्वारा संचालित हो, लेकिन एक तबके के बच्चों को हमको स्टेट स्पॉन्सरशिप में पढ़ानी पड़ेगी। इसकी डिमार्केशन की पॉलिटिकल विवाद है, कहां डिमार्केशन लाइन खड़ा करे। सोसाइटी, आपने प्रश्न उठाया, सोसाइटी में मैं खुल के मेरा वक्तव्य रख रहा हूं, ये मेरा मत है। धीरे धीरे डिबेट बढ़ते जाएगा, एक डिमार्केशन लाइन आ जाएगा। जैसे आप ही के सामने मैं उदाहरण देखूं, जब हमने सब्सिडी छोड़ने की अपील की, बहुत मित्रों ने हमारे हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो, पागल हो गया क्या? कोई छोड़ता है क्या? कोई सब्सिडी छोड़ता है क्या? लेकिन छोड़ा लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने छोड़ा। दोज हु कैन अफोर्ड देयर ओन दे शुड। ये एक वॉलंटरी होनी चाहिए। कोई भी चीजों को आप एकदम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में डालोगे तो फिर वो विवाद होती है। सोसाइटी धीरे धीरे, मैच्योर सोसाइटी इसमें धीरे धीरे डिबेट करे और अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खुल रहे हैं। कुछ इस कमर्शियल मॉडल पे खुल रहे हैं, कुछ लोग फिलांथ्रोपिक मॉडल पे खुल रहे हैं। धीरे धीरे हम उस दिशा में जाएंगे आगे। कमिंग बैक टू एनर्जी, आप एनर्जी मिनिस्टर थे, एक बहुत ही अच्छा कदम आपने उठाया था
वो रिफाइनरी के बारे में, नाणार रिफाइनरी के बारे में, व्हाट यू थिंक नाउ, व्हाट इज हैपनिंग टू इट एंड व्हाट शुड हैपन, वेयर इट इज स्टक, आपको क्या लगता है? तो राहुल ज्यादा बता पाएंगे, चाबी तो उन्हीं के हाथ में है। देखो मेरे मन में, मैं आज बड़े आपने मौका दिया, मैं मुंबई में हूँ और मराठी पेपर के प्लेटफॉर्म पे हूँ, वो अच्छा नहीं हुआ। ये राहुल बहुत चाहते थे हो, उनकी पार्टी के, उसको मैं कहूँगा, मेरे मित्र है, भाई भी है मेरा, मैं जो कहूँगा शायद उनका पॉलिटिकल नुकसान मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ मित्रों की अति उत्साह से मुंबई के अंदर जो एक, या महाराष्ट्र में एक नया इकोनॉमी बनता, जो इकोनॉमी आज भी बन सकता है, मैंने जो जितना जानकारी रखा है, अभी अभी महाराष्ट्र सरकार उसमें रुचि लिया है, लेकिन जिस समय में उसको जिस साइज के हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ये बहुत परिवर्तनशील चीज है। दुनिया में एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल बनेगा ही, लेकिन शायद क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में ना लगे, क्रूड ऑयल पेटकेम पे लगे। और मुंबई में आईसीटी था, मुंबई में आईआईटी था, मुंबई में, पुणे में अच्छे इंजीनियरिंग इकोसिस्टम है, वैज्ञानिक सब हैं। हमारी कल्पना था कि 60 मिलियन टन कैपेसिटी की नानार या एक कोंकण के इलाका में एक रिफाइनरी बने जो पेटकेम सेंट्रिक हो। भारत में आज एनर्जी वॉल में छोटे छोटे वर्टिकल्स भी है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, गैस है, सोलर है, बायो एनर्जी है, पेटकेम है। सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला, डबल डिजिट में ग्रोथ करने वाला सेक्टर था पेट्रोकेमिकल। हमारी कल्पना ये थी कि महाराष्ट्र की मेगा रिफाइनरी, जिसकी जॉइंट वेंचर यूएई और सऊदी, दुनिया की दो बड़े एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ होता और 60 मिलियन टन कैपेसिटी की होता, आप कल्पना करो 3.5-4 लाख करोड़ रुपया अगर 5, 7, 8 साल के अंदर महाराष्ट्र की इकोनॉमी में पंप अप होता, कितने जॉब आते, कितने ट्रिकल डाउन इंपैक्ट में नया एंसिलरी इंडस्ट्री बनता, कितने लोगों के घर में खुशियां पहुंचती। चलो हमारे देश के प्रजातंत्र और थोड़ा मैच्योर होने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। But that project is dead now or you're trying to revive? नहीं, मैंने जो आज मेरे मित्रों से जानकारी लिया, प्रोजेक्ट इज ऑन, लेकिन थोड़ा साइज शायद रीथिंकिंग हो रहा है। लेकिन भारत सरकार आज भी उस मत का है कि जो विजन हमने दिया था, अभी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है, इट इज अप टू देम। उन्होंने ही प्रॉब्लम किया था, वो महाराष्ट्र सरकार नहीं, बाकी जिन मित्रों ने किया, चलो देरी सही, उनकी मन अच्छा मन हो गया तो उसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन देरी तो हो गया। Aramco is still interested in that project? शायद, मेरे ख्याल से, देखो उनकी क्रूड ऑयल जाएगा कहां, दे नीड मार्केट। देखो भारत में कोई भी चीज कहां आता है, कोई अभी, भारत अभी किसी की दया की पात्र नहीं है। हमारी, वी आर इमर्जिंग इकोनॉमी, वी आर टुवर्ड्स ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, देखो विश्व भर में जो निवेशक है वो भी ढूंढता है स्टेबिलिटी कहां है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी कहां है। ये सारा विषय आज बास्केट में देखो तो भारत के साथ है, इसलिए एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और मैं मानता हूं कि आरामको और जिस प्रकार के प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के साथ है, सऊदी और यूएई दोनों देशों के साथ है, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ की सरकार भी मन बनाना शुरू किया है, अच्छी बात है, देर सही दुरुस्त हो ही जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी आस्किंग, वो सिर्फ राजकीय विरोध था और देयर वाज सम कॉर्पोरेट राइवलरी आल्सो बिहाइंड इट? आप एक गलत जगह पे प्रश्न पूछ रहे हो।